जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th की साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेसन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे और लेसन नंबर जो फर्स्ट है वो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोगों को रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार की होती हैं। पहला क्वेश्चन हमें पढ़ना है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार की होती। तो देखते हैं भैया, रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं। तो जब एक पदार्थ टूटकर या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। क्या होता है, जब एक पदार्थ टूटकर या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग नाम क्या दे देते हैं, रासायनिक अपक्रिया। अब जैसे कि इसमें बात करें, जैसे हमारे पास क्या है भैया, इधर हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या करे, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर ले। क्या कर ले भाई, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर ले। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करे और इधर बना ले भाई क्या, जल। दो पदार्थ आपस में मिले और एक नए पदार्थ का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है और इधर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका निर्माण कर लेता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करता है भाई, निर्माण कर लेता है, ऑक्साइड। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि रासायनिक अपक्रिया। अभी तक कंप्लीट हुआ रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया हम लोग सीख चुके हैं कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। क्या होगा, जब एक पदार्थ टूटेगा या फिर दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े और क्या करें, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का अगर निर्माण कर रहे हैं तो उसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, रासायनिक अपक्रिया। अब हमें पढ़ना है कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी भाई, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग भाई, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, अपक्रिया के प्रकार। तो कौन सी हेडिंग पढ़ना हमें अब, रासायनिक अपक्रिया के भाई प्रकार। तो जो रासायनिक अपक्रिया भैया होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती। पहली जो रासायनिक अपक्रिया का टाइप होगा वो होगा संयोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होगी, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया पहले हो जाएगी, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया हो जाएगी वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या हो जाएगी भाई, वियोजन अपक्रिया। और तीसरी अपक्रिया हमारी हो जाएगी विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, ये हो जाएगी विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। और चौथी अपक्रिया हमारी हो जाएगी द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। और पांचवी अपक्रिया हमारी हो जाएगी भाई रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, ये पांचवी अपक्रिया हमारी हो जाएगी भाई रेडॉक्स अपक्रिया। तो अपक्रिया कितने प्रकार की होंगी भाई, यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया भैया 5 प्रकार की होंगी, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया। अब हम लोग एक एक करके अपक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अपक्रिया में क्या होगा, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है भाई, जुड़ना। इसे हम लोग योगात्मक अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। होगा क्या, जब दो से अधिक अपकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस प्रकार की अपक्रिया का नाम हम लोग दे देते हैं संयोजन अपक्रिया।
जब दो या दो से अधिक अपकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो वो अपक्रिया क्या कहलाती है भाई? संयोजन अपक्रिया। जैसे इसमें हम लोग लिखते हैं, जैसे Mg प्लस का O2, ये Mg प्लस O2 दोनों आपस में मिलेंगे, इधर किसका निर्माण कर लेंगे भाई? MgO का। तो इधर अपकारक कितने भैया? दो अपकारक हैं, उत्पाद कितने बन रहे हैं? एक बन रहा। तो इस प्रकार की अपक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? संयोजन अपक्रिया। अगर दूसरा एग्जांपल ले तो जैसे H2 है प्लस का O2, H2 प्लस O2 दोनों आपस में मिलेंगे और इधर निर्माण कर लेंगे भाई इसका H2O का। यहाँ बैलेंस कर लो, 2 से गुणा यहाँ पर, 2 से गुणा यहाँ पर। तो दो अपकारक जुड़ रहे हैं, उत्पाद कितने बन रहे हैं? एकल उत्पाद। तो दो या दो से अधिक अपकारक जुड़ें और एकल उत्पाद का भी निर्माण करें तो अपक्रिया कहलाती है कौन सी? संयोजन अपक्रिया। अब दूसरी अपक्रिया देखते हैं। तो दूसरी अपक्रिया हमारे पास आ जाती है कौन सी? वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होती है? वियोजन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है भाई? टूटना, अपघटन होना। तो वियोजन अपक्रिया में क्या होगा? एकल अपकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है। तो उस प्रकार की अपक्रिया का नाम हो जाता है वियोजन अपक्रिया। जब एकल अपकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो अपक्रिया कहलाती है वियोजन अपक्रिया। अब जैसे इसमें एक बात करें हम लोग, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये अपघटित होगा तो ये टूटेगा भैया किसमें? CaO में, और टूट जाएगा CO2 गैस में। ठीक, क्या हो रहा? अब इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि एकल अपकारक है और एकल अपकारक टूट करके दो या दो से क्या कर रहा है? दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो जब एकल अपकारक हो और एकल अपकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो वो अपक्रिया कहलाती है वियोजन अपक्रिया। अब तीसरे प्रकार की रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तीसरी होती है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन या लवण से क्या करता है? विस्थापित कर देता, तो वो अपक्रियाएं विस्थापन अपक्रिया कहलाती। वे अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन या लवण से क्या करता है? विस्थापित कर देता, तो वो अपक्रियाएं विस्थापन अपक्रिया कहलाती। जैसे इसमें बात करें हम लोग, जैसे Fe क्या करता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से भी कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता। Fe कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता और इसका स्थान लेके क्या बना लेता है? FeSO4 प्लस का Cu। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो Fe है वो एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं। उस सक्रियता श्रेणी में जो Fe है वो कॉपर से ऊपर स्थित है और कॉपर से ऊपर स्थित होने के कारण ये कॉपर से क्या होता? अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होने के कारण ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो ये अपक्रिया तुम्हारी क्या कहलाएगी भाई? विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। चौथी रिएक्शन हमारे पास आ जाती भाई द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया आ जाती है? द्विविस्थापन अपक्रिया। अब द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया कहा किसे जाएगा? अब मान लो कोई एक ऐसा हो कि दोनों धातु में क्या हो? अधिक क्रियाशील हो, तब वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? तो होता क्या है कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें धातुएं क्या करती हैं? अपने स्थान का अदला बदली कर लेती है या विनिमय कर लेती हैं, तो वो अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें धातुएं या परमाणु क्या करते हैं? अपने आयनों का विनिमय कर लेती हैं, तो वो अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि बात करते हैं हम लोग, जैसे BaCl2 प्लस का Na2SO4 प्लस का क्रिया करेगा तो बना लेगा भैया क्या? BaSO4
प्लस का 2NaCl, क्या बन जाएगा BaSO4 प्लस का 2NaCl। तो अब देख पा रहे हो कि यहाँ पर Ba है और यहाँ पर Na, ये दोनों अधिक क्रियाशील धातु हैं और अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण ये अपने स्थान की क्या कर रहे हैं भाई, विनिमय कर रहे हैं। तो अपने स्थान की अदला बदली कर लें या विनिमय कर लें तो वहाँ जो अपक्रिया होती है वो कहलाती है द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर पांचवी रिएक्शन है भैया रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया आ जाती है, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। अब रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहा जाता है, तो वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसका नाम हो जाता है रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी, वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, उस प्रकार की अपक्रिया का नाम हो जाता है रेडॉक्स अपक्रिया। अब इसमें जैसे देखते हैं, जैसे इसमें जैसे CuO प्लस का H2 Cu प्लस का H2, अब ये रिएक्शन करेगा तो भैया इधर क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा H2O और प्लस का Cu, क्या बन जाएगा Cu प्लस का H2। ये रिएक्शन कर रहा है तो इधर बन रहा है H2 और इधर बन रहा है Cu। अब यहाँ कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप जब यहाँ से यहाँ पहुँचे तो आपको देखने को क्या मिला, हाइड्रोजन की वृद्धि। जब हाइड्रोजन की वृद्धि देखने को मिली, सॉरी, यहाँ से जब आप यहाँ पहुँचे तो क्या देखने को मिला, ऑक्सीजन की कमी। क्या देखने को मिला भाई, ऑक्सीजन की कमी। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो अपक्रिया कहलाएगी अपचयन अपक्रिया। क्या कहलाएगी भाई, अपचयन अपक्रिया। जब आप हाइड्रोजन से H2O पर पहुँचे तो आपको देखने को मिला ऑक्सीजन की वृद्धि, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि देखने को मिलेगी तो अपक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी भाई, ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार हम लोग 5 प्रकार के रिएक्शनों को कंप्लीट करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी है, संक्षारण किसे कहते हैं तथा इसके बचाव के उपाय लिखिए। तो देखा जाए संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहा जाता है, तो हमें हेडिंग पर डालनी है भैया कौन सी, संक्षारण। संक्षारण किसे कहोगे, तो जब कोई धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आती है, वायु तथा नमी के संपर्क में, नमी के संपर्क में आती है, तो वह जब कोई धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। क्या होता है, जब कोई धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है भाई, संक्षारण। अब इसमें जैसे की बात करते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। क्या होता है भाई, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया होती है भाई, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं।
अगर लोहे में जंग लग जाए तो क्या होता है भाई, संक्षारण होता, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती, नष्ट होना शुरू हो जाती। अगर आपसे कोई पूछ लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया होती, तो लोहे में जंग लगना भैया कौन सी अपक्रिया होती है, संक्षारण अपक्रिया होती है। तो इससे हम लोग बचाते कैसे हैं कि लोहे में जंग ना लगे, तो संक्षारण से बचाया कैसे जाता है, तो इसके बचाव के उपाय। अब हमें हेडिंग डालना है बचाव के उपाय, बचाव के उपाय, बचाव के उपाय। तो कई विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, धातुओं को संक्षारण होने से बचा लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पिंड करके, पिंड करके क्या करके भाई, पिंड करके धातुओं को संक्षारण होने से बचाया जा सकता है। या दूसरा पॉइंट ग्रीस या तेल का लेपन करके, ग्रीस या तेल का, ग्रीस या तेल का लेपन करके, ग्रीस या तेल का लेपन करके। तीसरा पॉइंट है हमारे पास धातुओं, दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर। तो इस प्रकार धातुओं को क्या किया जा सकता है, संक्षारण होने से बचाया जा सकता है। ये क्वेश्चन हमारा अब कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत गंधता से आप क्या समझते हैं। तो विकृत गंधता किसे कहते हैं, तो जब कोई खाद्य पदार्थ वायु तथा नमी के संपर्क में आता है तो उसके रंग और स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई खाद्य पदार्थ वायु तथा नमी के संपर्क में आता है तो उसके रंग और स्वाद में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, तो वो क्रिया विकृत गंधता कहलाती। इसके बचाव ये है कि जैसे चिप्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा पैकेटों में आती हैं या नमकीन पैकेटों में आती हैं, तो वो फूली हुई पैकेटें होती हैं। तो उनको क्या किया जाता है, चिप्स और पैकेटों को भरकर उसमें कौन सी गैस डाल दी जाती भाई, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती, जिससे उनके क्या होता है भाई, उनके स्वाद और रंग में परिवर्तन ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन हमें बताना अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई, अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उनका नाम क्या हो जाता है भाई, अभिकारक। और उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई, उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अपक्रिया के उपरांत बने पदार्थ क्या कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन लिखी है NH3+ का HCl एरो NH4Cl, तो इसमें ये पदार्थ जो हो रहे हैं वो भैया रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, और जो भाग लेंगे वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाते हैं। जो अपक्रिया के फलस्वरूप, अब देखो ये अपक्रिया हुई, अपक्रिया के फलस्वरूप ये पदार्थ बन गया NH4Cl, ये तुम्हारा कहलाएगा प्रोडक्ट या उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। इसे हम उत्पाद के नाम से जानेंगे, इसे अभिकारक के नाम से जानेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अपक्रिया में आक्सीकारक तथा अपचायक बताइए। हमारे पास 3 रिएक्शन लिखी है, उसमें आपको आक्सीकारक और अपचायक बताना। अब आक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। आक्सीकारक पदार्थ किसे कहा जाता है, अपचायक किसे कहा जाता है। तो वे पदार्थ जो स्वयं दूसरे पदार्थ को क्या कर देते हैं, आक्सीकृत कर देते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, वे पदार्थ आक्सीकारक कहलाते हैं। और अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को अपचयित कर देते हैं तथा स्वयं आक्सीकृत हो जाते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई, अपचायक कहलाते हैं। तो इन 3 रिएक्शनों में आपको ढूंढना है कि आक्सीकारक किसे कहते हैं तथा अपचायक किसे कहते हैं। तो भैया आक्सीकारक और अपचायक ढूंढना थोड़ा टफ वर्क होता है, तो इसमें हम लोग ढूंढते हैं आक्सीकरण और अपचयन। सबसे पहले ये पता कर ले कहाँ पे कौन आक्सीकरण अपक्रिया हो रही है और किस पदार्थ में अपचयन अपक्रिया हो रही है। अगर हम आक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया को पता कर लेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये पदार्थ आक्सीकारक और ये पदार्थ क्या है भाई, अपचायक है। तो आक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया की डिफिनेशन क्या होती है कि आक्सीकरण किसे कहेंगे और अपचयन किसे कहेंगे। तो आक्सीकरण वे अपक्रियाएं जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन की कमी होती है, उसे हम लोग नाम दे देते हैं आक्सीकरण। और अपचयन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है,
उसे हम लोग नाम दे देते हैं अपचयन अपक्रिया। अगर इस अपक्रिया की मतलब इस डिफिनेशन की सहायता से अगर हम न ढूंढ पाएंगे तो हमारे पास दूसरी डिफिनेशन ऑक्सीकरण और अपचयन की होती है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि और इलेक्ट्रॉनों की कमी के अनुसार। अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही होगी तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही होगी तो अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। तो ढूंढते हैं भाई। सबसे पहले लिखा हुआ फर्स्ट रिएक्शन में Cu प्लस का H2, इधर जो उत्पाद बन रहा है वो Cu बन रहा है और क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। तो इसमें और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी आती हैं, तो इसमें हम लोग ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी से ढूंढ लेंगे। तो देखते हैं भाई, ये Cu है, जब CuO से हम लोग Cu पर पहुँचे तो हमें किसकी कमी देखने को मिली भाई, Cu की कमी, O की कमी देखने को मिली। और जहाँ पे O की कमी हो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो तो हम वहाँ बोल देंगे कौन सी अपक्रिया होगी भाई, अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, अपचयन। तो यहाँ पर जो अपक्रिया हो रही होती है वो कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन अपक्रिया। जब हाइड्रोजन से हम इस साइड में यहाँ पहुँचे तो H2O बना, ऑक्सीजन की वृद्धि देखने को मिली। जब ऑक्सीजन की वृद्धि देखने को मिली तो हम यहाँ बोल देंगे कौन सी अपक्रिया भाई, ऑक्सीकरण। कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। और जिस अपक्रिया में अपचयन अपक्रिया हो रही होगी वो पदार्थ तुम्हारा ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। और जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रही होगी वो पदार्थ तुम्हारा अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकारक और अपचायक है इस अपक्रिया में, ऑक्सीकारक और अपचायक, इस अपक्रिया के लिए ऑक्सीकारक और जो अपचायक है, इस अपक्रिया के लिए ऑक्सीकारक Cu है और अपचायक भी जो है वो क्या है, H2 है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन है 2HgCl2 प्लस का SnCl2, इधर उत्पाद बन रहा है Hg2Cl2 प्लस का SnCl4। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑक्सीकारक है कौन सा अपचायक है। यहाँ तो ना ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन, तो हम इलेक्ट्रॉन की सहायता से कंप्लीट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी तो क्या बता देंगे भाई, अपचयन अपक्रिया। तो देखते हैं भाई, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी संयोजकताओं के अनुसार निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं Hg है, Hg के साथ कितने Cl हैं भाई, 2 Cl हैं। जब Hg के साथ 2 Cl हैं तो जो Hg की संयोजकता होगी वो +2 होगी। कितनी हो जाएगी, +2 होगी। यहाँ पर देखते हैं SnCl2 के साथ कितने Sn हैं, एक Sn है, तो इसकी जो संयोजकता होगी वो भैया कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इसकी भी संयोजकता +2, इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +2। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर HgCl2 की संयोजकता देखते हैं तो यहाँ Cl2 के साथ Hg लगा हुआ ना, तो यहाँ पर क्या था, 2 Cl2 के साथ 1 Hg था तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। यहाँ पर जो 2 Cl2 है लेकिन 2 Hg है तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1 होगी। अब इधर देखते हैं, जब 2 Cl2 थे तो Sn की संयोजकता 2 थी, अब यहाँ पर 4 हो गए Sn, 4 Cl2 हो गए तो Sn की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +4। अब देखो यहाँ से जब यहाँ पर जाएंगे, मतलब इस साइड से यहाँ पर जब हम लोग पहुँचेंगे इस साइड में, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी देखने को मिली। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी देखने को मिली होगी तो हम बोल देंगे ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 2 थी, अब यहाँ कितनी हो गई, 1। तो हमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी देखने को मिली, या कहें हम संयोजकता में कमी देखने को मिली। जब संयोजकता में कमी होगी तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन। और जिस अपक्रिया में अपचयन हो रहा होगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। अब यहाँ देखते, यहाँ पर पहले 2 संयोजकता थी, जब इधर इस साइड में पहुँचे तो संयोजकता कितनी हो गई भाई, 4। तो संयोजकता में वृद्धि हुई, और जब संयोजकता में वृद्धि होगी तो हम बोल लेंगे वो पदार्थ क्या कहलाएगा, या उसमें कौन सी अपक्रिया होगी भाई, ऑक्सीकरण। और वो पदार्थ तुम्हारा कहलाएगा अपचायक। क्या कहलाएगा, अपचायक। तो इस अपक्रिया के लिए ऑक्सीकरण और अपचायक क्या होगा भाई, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक। इस पदार्थ के लिए ऑक्सीकारक HgCl2 है और अपचायक भी क्या है, SnCl2 है। इस अपक्रिया के लिए अब क्या होगा, ऑक्सीकारक HgCl2 है और अपचायक SnCl2। अब नेक्स्ट अपक्रिया में हम देखते हैं
इसमें Zn प्लस का CuSO4, इधर बनना है ZnSO4 प्लस का Cu। तो इस संयोजकता के अनुसार या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुसार देखेंगे तो किसी मुक्त परमाणु पे या उदासीन परमाणु की अगर बात करते हैं तो उदासीन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 0 होती। तो यहाँ Zn की संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पर देखते हैं कॉपर सल्फेट, इसका 2- होता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का 2। इधर सल्फेट पे -2 होता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा भाई +2। अब ये उदासीन परमाणु हो गया तो इसके ऊपर संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी, 0। अब बताओ, जब आप यहाँ Zn से यहाँ पर पहुँचे तो संयोजकता में आपको क्या देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भैया क्या हुई, वृद्धि हुई। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही तो हम बोल देंगे कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। और जहाँ पे ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी वो अपक्रिय पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक। फिर CuSO4 से जब यहाँ पर पहुँचे तो हमें संयोजकता में कमी देखने को मिली, और संयोजकता में कमी देखने को मिली तो ऐसे हम बोल देंगे वहाँ कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन। और जिस पदार्थ में अपचयन अपक्रिया हो रही होगी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीकारक। तो यहाँ इस अपक्रिया में ऑक्सीकारक का कार्य कौन करेगा, ऑक्सीकारक। इस अपक्रिया में ऑक्सीकारक का कार्य CuSO4 कर रहा है, CuSO4। और अपचायक का कार्य कौन कर रहा है भाई, अपचायक का कार्य कर रहा है Zn। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे भाई, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थों को ढूंढेंगे। अब यह रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका होता है, सबसे पहले इसमें हम LHS RHS लिखेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो LHS कहलाएगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा भैया क्या कहलाएगा, RHS। ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। तो जो अभिकारक वाला पोर्शन होगा वो LHS होगा, और जो उत्पाद वाला पोर्शन होगा वो भैया क्या होगा, RHS होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे LHS और इस साइड में राइट करेंगे RHS। इसके बाद जितने परमाणु दिए जाएंगे उनको एक एक साथ में लिखेंगे। अब इधर Zn है तो Zn भैया इधर कितना है, एक Zn है, एक लिख लो। अब Zn के साथ अगर कोई पदार्थ नहीं है तो इसको अलग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर क्या दिया गया, AgNO3। फिर नोट करेंगे Ag के कितने परमाणु हैं भैया, एक परमाणु है तो एक लिख लेंगे। फिर Ag के साथ NO3 लिखा है तो NO3। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, नाइट्रोजन का भैया एक परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ये तीनों एक साथ में है तो इनको एक तीनों साथ में एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे। फिर इस साइड में आते हैं, ZnNO3 का होल ट्वाइस। Zn कितना भैया इधर दिया गया है, एक दिया गया है। Zn के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, N जुड़ा है। तो N कितने हैं, अब ये होल ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो N कितने हो जाएंगे भैया, 2। अब O3 तो ये गुणा करवाओगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे इधर पे, 6। ये हो गई 6, ठीक। ये टोटल हो गए। अब Ag बचा हुआ, Ag अलग प्लस में है तो Ag लिख लो। Ag के साथ Ag कितने परमाणु है, एक है तो इनको एक लिख लो। इसके साथ में अदर कोई परमाणु नहीं तो इसे एक ब्रैकेट में लिख लो। ये इस प्रकार करना है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम लोगों को बैलेंस करना। अब देखते हैं, इधर एक Zn है, इधर एक Zn है, इधर एक Ag है, इधर एक Ag, इधर एक नाइट्रोजन, इधर भैया कितने नाइट्रोजन है, 2। ऑक्सीजन इधर 6, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3। अब 3 को हमें 6 बनाना है तो 3 को 6 बनाने के लिए हम यहाँ गुणा करवा देंगे, किससे, 2 से। किससे गुणा करवा देंगे, 2 से। अब इस पूरे बॉक्स में गुणा करवाना है। 2 का गुणा 1 से करवाएंगे तो कितना होगा, 2। अब 2 का गुणा 1 से करवाएंगे तो कितना होगा, 2। 2 का गुणा 3 से करवाएंगे तो कितना होगा, 6। तो इधर नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, संख्या बैलेंस होगी। लेकिन इधर Ag 1 है, इधर Ag कितना है, 2। तो हम लोग यहाँ पर गुणा किससे करवा देंगे, 2 से। तो 2 का गुणा 1 से करवाओगे तो Ag कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग नीचे लाइन खींचेंगे और रिएक्शन को राइट करेंगे। रिएक्शन क्या है हमारे पास, Zn प्लस का AgNO3 एरो, फिर भैया क्या लिखा है, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस का Ag।
अब जहाँ पे हम लोगों ने गुणा करवाया है उस पर गुणा लिख देते हैं। यहाँ पर इसमें 2 से गुणा करवाया है तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 से AG में गुणा करवाया है तो 2 AG में लिख देंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी। अब जो ये समीकरण प्राप्त होगी वो समीकरण क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी। तो नीचे एक लाइन मेंशन करेंगे, अतः प्राप्त समीकरण संतुलित है। अतः प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है, समीकरण है। अतः प्राप्त समीकरण क्या है भाई, संतुलित समीकरण है। आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, उसको आप लोग बैलेंस करके देखना कि इसी विधि के द्वारा आप लोगों को सॉल्व करना है कि हाँ भाई आप इसी विधि के द्वारा क्या करोगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करोगे। तो एक है रिएक्शन है C6H12O6, ये रिएक्शन है। ये जब टूटेगा तो बन जाएगा इधर भैया CO2 प्लस का H2। इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, संतुलित करना इसी मेथड के द्वारा।